सारे पेरेंट्स से बात होती है। एक बड़ी आयरनी ये होती है कि पेरेंट्स आज भी डायग्नोसिस होने के बाद पूछते हैं कि क्या आप डबल श्योर हो कि ये वर्चुअल ऑटिज्म ही है या ये क्लासिकल ऑटिज्म तो नहीं। किसी ने बताया था कि यार ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये सारी क्लासिकल ऑटिज्म से आई हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है, बड़े सारे क्वेश्चंस होते हैं। अब ये क्वेश्चंस क्यों जनरेट होते हैं? ये क्वेश्चंस इसलिए जनरेट होते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आप एक डॉक्टर के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, अब ये सब चीजें होती हैं। लेकिन यहां पर क्या होता है, यू ऐड टू योर कंफ्यूजन्स। आपका अपना कंफ्यूजन बढ़ता जाता है। फिर आप उन 10 डॉक्टर से बात करने के बाद यूट्यूब पे जा रहे हो, गूगल पे जा रहे हो, यहां जा रहे हो, वहां जा रहे हो। डेफिनेटली गूगल आपको आपको हेल्प करता है, गूगल की वजह से मैं आपको मिल रहा हूं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको इंसाइट वो लगाना पड़ेगा कि किस चीज पर आपको बिलीव करना है, कहां पर आपका बिलीफ बन रहा है। तो जहां अगर आपको लगता है ना कि मेरा बिलीफ बन गया है, देन डोंट लुक ट्वाइस, क्योंकि आपका बिलीफ आपको काफी हद तक ठीक करने वाला है। अब आपने डिसाइड कर लिया कि मैं डबल श्योर हो जाऊंगा, डजेंट मैटर, आप डबल श्योर हो जाइए। लेकिन आप डेक्सा श्योर हो रहे हो, अब हेक्टा श्योर हो रहे हो, यानी आप 8 बार 10 बार श्योर होने की कोशिश कर रहे हो। तो जब आप ऐसे श्योर होने की कोशिश करोगे, 10-10 स्पेशलिस्ट को दिखाओगे, डिफरेंट ओपिनियंस लेते चले जाओगे, तो आप ये मान के चलो कि ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन अपनी जिंदगी में ऐड कर लोगे। निगेटिविटी मिलेगी आपको बहुत ज्यादा। उसके बाद कई लोग आपको ह्यूमिलिएट करेंगे, कई सारे स्पेशलिस्ट आपको ढंग से चीजों को नहीं बताएंगे। कुछ ब्लंट होंगे, बहुत ज्यादा ब्लंटली आपको बोल देंगे। आप बड़ा डिप्रेशन में चले जाओ क्योंकि डॉक्टर साहब ने तो ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया। तो ये सारी चीजें आपको परेशान करने वाली है। मैं आपसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे बात करता हूं हमेशा, यानी प्रैक्टिकलिटी क्या है, प्रॉब्लम की प्रैक्टिकलिटी क्या है, आपको कितना प्रैक्टिकल होना पड़ेगा इसको ट्रीटमेंट करने के लिए, आपको कौन कौन से एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आप क्या चीजें देखें, क्या चीजें नहीं देखें। अगर आपके बच्चे को कोई मेडिकल या साइकोलॉजिकल हिस्ट्री नहीं है, सडनली आपके बच्चे ने 2 साल, 2.5 साल, 3 साल की एज में रिग्रेस कर लिया है, और सबसे बड़ी बात हिस्ट्री है स्क्रीन, तो फिर आप ये मान के चलो कि उसको सिंपल वर्चुअल ऑटिज्म है। लेकिन अगर उसने 2 साल, 2.5 साल की एज में सडनली रिग्रेस किया है और स्क्रीन हिस्ट्री नहीं है, तो ये मान करके चलिए, और कोई सीजर्स आए हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, तो आप ये मान के चलिए कि कोई सिंड्रोम हो सकता है जिसकी वजह से ये सारी की सारी चीजें आपके सामने आ रही हैं। उसमें जेनेटिक एनालिसिस की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन रूटीन में ऐसी जरूरत नहीं पड़ती। 99% ऑफ द केसेस में आप मान के चलिए, आज की डेट में जो रिपोर्ट हो रहे हैं, मैक्सिमम केसेस वर्चुअल ऑटिज्म के केसेस होते हैं। तो जब आपके पास एक डायग्नोसिस खुद के पास ही है, तो आप आगे कहते हैं ना कि आप इस चीज में टाइम क्यों वेस्ट करते हैं। एक एडवर्टीजमेंट मैं अक्सर देखता हूं, वो कहते हैं थिंकिंग इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। सो इतना सोचने में क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, एक्शन पे टाइम लगाओ। जब आप एक्शन पे टाइम लगाना शुरू करते हैं, आप मान के चलें, अभी पीछे कमेंट था, हम लोगों ने एक कमेंट के ऊपर डिस्कशन किया था कि वर्चुअल ऑटिज्म सूनर और लेटर ये रिवर्सिबल है और 100% ठीक हो जाएगा। लेकिन उसमें कंडीशंस अप्लाई हमने क्यों लगाई? इसलिए लगाई क्योंकि आपने अगर इनिशियल एज वेस्ट कर दिया है, जैसे बच्चा आपका 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल का था, आप वो टाइम वेस्ट करते चले गए, फिर 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल में आप पूछ रहे हो कि यार इसको तो वर्चुअल ऑटिज्म था, क्या ये 100% अभी ठीक हो जाएगा? सो कंडीशंस अप्लाई आ जाएंगी कि इतना होगा, इतना नहीं होगा। लेकिन अगर कोई भी बच्चा 2 years, 2.5 years, 3 years, 3.5 years, 4 years, 4.5 years, 5 years, अच्छे एज ग्रुप तक है, 6 तक भी है, तो कोई लंबी चौड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है। 7 के बाद, 8 के बाद भी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। लेकिन अगर बहुत लेट आप कई चीजों को खींच करके ले जाते हैं, लिंगर ऑन करके ले जाते हैं, एंड देन यू एक्सपेक्ट कि सब कुछ ठीक होगा, तो इट्स रियली डिफिकल्ट। लेकिन आपकी डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितना पॉजिटिवली अपनी चीजों को लेकर के चल रहे हैं, अपने डायग्नोसिस को मान के चल रहे हैं, और फिर कितना पॉजिटिवली आगे बढ़ते हैं उसको ट्रीट करने के लिए। तो मैं यहां आपको ये बताना चाहता हूं कि बेसिकली पेरेंट्स की फ्रस्ट्रेशन और निगेटिविटी से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली नहीं है। आपको पॉजिटिविटी से बहुत हेल्प मिलने वाली है। आप पॉजिटिव रह करके आगे बढ़ करके काम करेंगे, आप मान के चलिए कि अपनी प्रॉब्लम्स को आप जल्दी से दूर करेंगे। और फिर जब आपने किसी को अपनी एडवाइजेस के लिए ले लिया है, आप देखिए सिंपल सी बात है, जब एक पेशेंट किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाता है और बताता है कि मैंने वहां से ये काम किया था, तो ये टेंडेंसी मिलेगी आपको कि दैट डॉक्टर विल डेफिनेटली से
कि कहीं ना कहीं वो काम ठीक नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि नेचुरली वही तो लोग जाएंगे ना जिनका काम ठीक नहीं हो पाया। सारे लोग क्यों जाएंगे? तो इसलिए दूसरे डॉक्टर भी उस चीज को लेकर के कई बार बड़े बड़े खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। तो वो चीजें अच्छी नहीं है। प्रोफेशनली हम लोगों को अपना जो क्लाइंट हम लोगों के सामने आया है या जो लोग भी हमारे सामने आए हैं उन लोगों को पॉजिटिवली गाइड करना है, ताकि एट लीस्ट हमारी साइड से तो कुछ चीजें रॉन्ग नहीं हो रही। इसलिए प्रॉपरली डायग्नोज करके, अगर आपको पता ही है चीज़ें वर्चुअल ऑटिज्म की तरफ हैं, बहुत ज़्यादा उलझाव की बजाय पेशेंट को, क्लाइंट को प्रॉपरली गाइड करके, पेरेंट्स को प्रॉपरली गाइड करके आगे बढ़ाएं। और पेरेंट्स की पॉजिटिविटी से ही तो सारी की सारी चीज़ें होनी है। इसलिए पेरेंट्स को पॉजिटिव रखना, पेरेंट्स को सही बात बताना, नाइसली गाइड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और इन कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो पेरेंट्स भी एक पॉजिटिव माहौल में अपने बच्चों को ट्रीट कर पाते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जब ये सुनते हैं, ये समझते हैं कि यार ये प्रॉब्लम है और उसकी वजह से पेरेंट्स के अंदर इतना डिप्रेशन आ रहा है, इतनी नेगेटिविटी आ रही है, तो उसके ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले पेरेंट्स की नेगेटिविटी पे काम किया जाए, क्योंकि पेरेंट्स ही वो तलवार हैं जिससे जंग लड़ी जाएगी। अगर वो तलवार ही तेज नहीं है तो जंग कैसे लड़ी जाएगी? इसलिए पेरेंट्स को पॉजिटिव करना, पेरेंट्स को अवेयर करना, पेरेंट्स को कितना एक्सपेक्ट करना है, कितना एक्सपेक्ट नहीं करना, इसके लिए प्रिपेयर करना, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर प्रॉपरली गाइड करना कि आप अब ऐसे ऐसे करके थेरेपी में आगे बढ़िए और अपने बच्चे को ठीक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ये टॉपिक डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट था। आपके मन में भी कोई टॉपिक है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। बाय बाय।